अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हों तो यकीनी तौर पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बैक़वामी और मुल्की सियासत जो है पाकिस्तान की अपनी मुस्तक़बिल पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती है। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि मुल्की सियासत से ज़्यादा बैक़वामी सतह पर जो है और जो एक सिनेरियो है वो यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि हमें मज़ीद उसको बोल के वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। सबके इल्म है कि दूसरे राउंड पे जो सीज़ फायर के लिए हवाले से पाकिस्तान जितनी कोशिशें कर रहा है वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान इसलिए भी कोशिशें कर रहा है कि मैंने पहले भी कहा है कि ईरान और अमेरिका की जंग की जो तपिश है वो पाकिस्तान अपनी सरहद पर महसूस कर रहा है। इसलिए कि अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर उसके असरात मुरतब होंगे। इसलिए कि पाकिस्तान के एक तरफ तो इंडिया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और तीसरी तरफ अगर सरहद पर पाकिस्तान के मुसाद और CIA और रॉक आके मौजूद होगी तो पाकिस्तान के लिए क्या मुसीबत हो सकती है। इसके साथ साथ हमने देखा कि मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक जिनमें UAE ख़ास तौर पे, कुवैत है, बहरैन है, अबू धाबी है, सऊदी अरब है, इसी तरह दीगर जो ममालिक थे उनके खिलाफ भी ईरान ने जो है वो मज़ाहमत की, चूँकि वहाँ पर अमेरिकन अड्डे थे। अब इस अमेरिकन अड्डे की सूरत की वजह से ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के लिए बरह रास्त ईरान पे तो अमेरिका पे तो वो मिसाइल फायर नहीं कर सकता था, इसराइल को उसने जवाब दिया और उन ममालिक पे मुसलमान अरब ममालिक की ज़मीन पे जो काफिरों ने अपने अड्डे कायम किए हुए थे। हम यहाँ पर आज मज़ीद तवलत नहीं देंगे, हम टू दी पॉइंट बात पे आते हैं कि ख़ास तौर पे इस जंग के अंदर जो नुकसान हम समझते हैं कि जो एक बुलबुला था, एक मुल्क ऐसा बुलबुला था, वो बुलबुला ईरान के मिसाइलों ने उसे फोड़ दिया। यानी कि मैं UAE की बात कर रहा हूँ। UAE की सूरत हाल ये है कि UAE में जो एक परसेप्शन था दुनिया के अंदर कि इससे ज़्यादा महफूज मुल्क कोई भी नहीं है, सरमायाकार की सरमाया महफूज है, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद यहाँ पर एक मिसाइल गिरता है और वो मिसाइल के जो एक तवातर के साथ ईरान ने UAE पे दागा, उसने UAE की तरक्की का बुलबुला जो है फोड़ दिया। पाकिस्तान से भी ताल्लुकात उनके इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान ने उनसे 94 में $450 मिलियन लिए थे और बाकी फिर $3 अरब जो आपको याद होगा कि जनाब इसहाक डार साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो जाकर जो है वो लेकर आए थे कि IMF से लोन लेने के लिए उन्हें ज़र मुबादला के ज़खायर को शो करना था। वो भी पाकिस्तान ने आज जो स्टेट बैंक के जो हमारे पास एलामिया आया उसके मुताबिक ये है कि $2 अरब जो है 2.5 बिलियन जो है वो पिछले हफ्ते उन्होंने वापस किए थे और आज $1 अरब भी वापस करके यानी 3.5 बिलियन जो है वो UAE को वापस कर दिया गया। अब रही बात है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को शायद एक मौका दिया है। एक मौका ये दिया है कि यहाँ के सरमायाकार भाग भाग कर दुनिया के दीगर ममालिक में जा रहे थे, लेकिन आज इस जंग का नतीजा ये हुआ है कि वो सरमायाकार, वो जो बराह रास्त सरमायाकारी करते थे या महफूज सरमायाकारी होती थी मुख्तलिफ ममालिक में, अब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। क्या हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि क्या मशरिक़ वस्ता की मखदूस सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी का हब बन सकता है, क्या अपनी कैपेसिटी है और कैसे हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर हम हाउसिंग इंडस्ट्री जो पाकिस्तान से सारा का सारा शिफ्ट मिडिल ईस्ट हो गया था और कुछ तुर्की भी हुए थे, अब यह है कि ये तमाम की तमाम सरमायाकारी क्या पाकिस्तान में वापस आएगी या पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी है या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल है कि वो जो सरमायाकार यहाँ आने के लिए पर तोल रहे हैं क्या हम उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लिहाजा आज हमारी यही गुफ्तगू होगी और यही महवर होगा और हम ये चाहेंगे कि एक मखसूस वक्त में, छोटे से वक्त में इसको हम अहाता कर सकें। तो आज इस प्रोग्राम में जिन मेहमानों को मैंने मदऊ किया है लाइव प्रोग्राम के लिए, उनसे मैं पहले तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मेरे आज पहले मेहमान है जनाब आसिफ समसम साहब। आसिफ समसम साहब एक मैं समझता हूँ एनर्जेटिक बिल्डर्स में से हैं जो कि बिल्डिंग का काम तो करते हैं, लेकिन ये कि एनर्जेटिक किस्म के हैं और इनकी अपनी जो विजन है वो यकीनी तौर पर विजन जो है वो जो सऊदी अरब का 2030 का विजन है ना, ये उससे आगे का विजन इनका है, आसिफ समसम साहब का। तो आसिफ समसम साहब के जो तारुफ है वो साबिक सदर रह चुके हैं आबाद के, साबिक चेयरमैन आबाद के। इसके अलावा जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स PCCI की जो सब कमेटी होती है हाउसिंग के हवाले से, उसके कन्वीनर भी हैं। थैंक यू आसिफ साहब। मेरे दूसरे मेहमान जनाब एम रहमान साहब। एम रहमान साहब जो हैं ये साबिक सदर हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के और हम इनसे आज यही गुफ्तगू करेंगे कि जो हाउसिंग इंडस्ट्री है और जो UAE की सूरत हाल है, जो वहाँ सरमायाकार आएंगे तो ये ज़मीनें इनका बेचना काम है, तो ये ज़मीनें की कीमतों का क्या हाल होगा या ज़मीनें जो कब्ज़े हो गए हैं उसके हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू एम रहमान साहब। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब दीवान फ़खरुद्दीन साहब जो कि आज ख़ास तौर पर मेरी
ख्वाहिश पे और मेरी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने शिरकत की है दीवान फखरुद्दीन साहब ने। दीवान फखरुद्दीन साहब जो है चेयरमैन है पाक यूएई बिजनेस काउंसिल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री यानी FPCCI के। थैंक यू दीवान मुश्ताक साहब, शुक्रिया। मेरे ख्याल पे बहुत शुक्रिया सबसे ज़्यादा आपका कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये वो मेहमान हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जनाब अली की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले आसिफ समसम। आसिफ समसम, पिछले प्रोग्राम में आपने मुझे याद अच्छी तरह, ये जंग से पहले आपने कहा था कि 1.5 घंटे की मुसाफत पे लोग कहते हैं कि वहाँ चले जाओ, तो उस 1.5 घंटे की मुसाफत का बुलबुला जल्द फटने वाला है। आपने पेशन गोई की थी और आज वो पेशन गोई सही साबित होगी। तो अब आप क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर या वो कैपेसिटी है कि जो वो लोग वापस आएंगे तो आप उनको यहाँ पर सही तरीके से उनकी मेहमानदारी कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने हवाला दिया पिछले एक प्रोग्राम का जिसमें हमने प्रेडिक्शन की थी कि जिन लोगों को तरगीब दी जा रही है जी कि वो 1.5 घंटे की मुसाफत पे जाएं और इस मुल्क को छोड़ दें, इस मुल्क में पोटेंशियल नहीं है, इस मुल्क में कारोबार ना करें, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इस किस्म की बातें हम मुख्तलिफ चैनल्स पे भी सुनते रहे उनकी तरफ से, और वो हमारे प्लेटफॉर्म को भी यूज करते रहे इसी हवाले से। और हमने उस वक्त भी कहा था, हमें बड़ी शर्म आती थी उस वक्त भी कि जब मुल्क को $1 की जरूरत थी, आपको याद हो, ये बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। बिल्कुल उस वक्त ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर जा रहा था, ठीक है, और मुसलसल जा रहा था। और जब उनका मैं समझता हूँ कि वो सारी बातें उनको लगा कि अब भी कुछ कमी है, तो उन्होंने एक तासुर दिया कि शहर में काम नहीं करना चाहिए, शहर काम करने के काबिल नहीं है। तो मैं पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि देखें, एक टेररिज्म वो है जो आप बलूचिस्तान में देख रहे थे, जो BLA या फितनतुल ख्वारिज के हवाले से एक ऑपरेशन था, तो उसमें हम ये कहते थे कि देखें वो आज एक्सपोज हो गए, उनके सरप्रस्त भी एक्सपोज हो चुके हैं बेशक कि कौन लोग हैं जो इनको फंडिंग करते थे और किस हवाले से वो किन के उस पे एजेंडे पे ऑपरेट किया करते थे। मैं समझता हूँ पहले भी हमने कहा था कि एक टेररिज्म वो थी और एक टेररिज्म ये है जो इकोनॉमिक में होती है, जिसमें आपकी मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके मुल्क को इमेज को खराब करने के लिए। वो टेररिज्म भी जो वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए एग्जैक्टली वो इनडायरेक्ट करते हैं जी, ये डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट थी, ये डायरेक्ट है। मैंने कहा ना कि बड़े शर्म की बात है कि जब $1 की हमें जरूरत थी तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा, क्योंकि लीगल चैनल तो है ही नहीं कोई, वो लेके गए, बल्कि वहां पे कंसल्टिंग ऑफिस खोली उन्होंने और लोगों को यहाँ से डरा के वहाँ पे तरगीब देना शुरू की कि सहूलतकारी करेंगे जो फंड आपके ट्रांसफ़र करने हैं इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि आज उनको भरपूर जवाब मिला है। इस मुल्क को इस हमारे जो आज का सिनेरियो है उसमें जो इज्जत पूरी दुनिया में मिली, एक वो है कि दुनिया में एक प्रोपेगेंडा था इंडिया की तरफ से कि हम कुछ भी नहीं है, हम अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने लास्ट टाइम पे फेडरेशन में तकरीर करते हुए कहा था कि $100 अरब जो है मुल्क में 3 से 4 साल के दरमियान जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में गया है। 2 आदमियों को मैं उठा लूं तो सारी कहानी पता चल जाएगी कि क्या हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई इसमें सबसे ज्यादा हाउसिंग सेक्टर में पैसा गया या कहां से गया? जी देखें, पैसा तो सबसे ज्यादा इसी सेक्टर में गया, जो हाउसिंग का सेक्टर था उसी हवाले से गया, क्योंकि तरगीब और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसको वो दिखा के उनको एक प्रेजेंटेशन दे के। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा उस मुल्क में या उस शहर में ये काम करना चाहिए जहाँ रियल कंजम्पशन हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उन मुल्कों में उनकी रियल कंजम्पशन यानी अगर लोकल कंजम्पशन कहें तो जीरो है। बिल्कुल सही। वो सारे वो लोग हैं जो कहीं से ट्रेवल करके आते हैं, कहीं से अपना पैसा ट्रांसफर करके आते हैं, या कहीं से वो हलाल हराम जो भी पैसे होते हैं वो लेकर छुपाते वो आते हैं। तो वो ठीक है, कोई देखें, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम ये बात करें कि वहां क्यों काम करते हैं या किसी और मुल्क में क्यों काम करते हैं, हमें इससे कोई दुख नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि आप यहाँ पे लोगों को डराएं और लोगों को तरगीब दें कि इस मुल्क में काम ना करें। ठीक है, हमने पहले भी कहा था कि देखें, स्टेबिलिटी बायलॉज की होना कहीं भी किसी भी मुल्क में किसी भी सनत में बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बायलॉज या जो भी उसका रेगुलेशन बनाया जाए उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसकी कमी है, फकदान है, हम इस पे बात करते हैं, लेकिन अपनी मुल्क की बाउंड्रीज में रह के। क्या आप सोच सकते हैं कि यूएई में, लंदन में, रशिया में या किसी भी दुनिया के मुल्क में कोई वहाँ का शहरी या कोई उसका प्लेटफॉर्म जो उनका ट्रेड प्लेटफॉर्म हो, वो उसको वहाँ बैठ के वो ये बात करें कि हमारा मुल्क ठीक नहीं है,
हमारे अपने शहर मुल्क की ठीक नहीं बुराई करने। है, इस मुल्क को छोड़ दें। आप यकीन करें बहुत कम वक्त लगेगा उनको इसका जवाब देने में उस मुल्क की हुकूमत को। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि हमारे हालात कुछ ऐसे रहे, इतनी मुश्किलात में रहे, और जो आज मैं जब भी बात करता हूं तो एक बात मैं ज़रूर चाहता हूं कि एंडोर्स करें कि अल्लाह ताला हिफाजत करे हमारे फील्ड मार्शल की, कि जो मेहनत इन्होंने की, क्योंकि मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि एज ए चेयरमैन आबाद में 2 बार उनसे मुझे मिलने का भी मौका मिला, और उनकी जो बातें हमने सुनी, उनका जो विजन था, वो विजन यही था कि काम चलाएं, जो रुकावट है उसे बताएं। तो हम हमेशा कहते हैं कि देखें स्लीपर सेल जो है ना वो कहीं भी हो सकता है। अच्छा, ये इसके बाद क्या मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या हाउसिंग इंडस्ट्री में आपको कुछ ग्रोथ नजर आ रही है आफ्टर दिस सीज़फायर? देखिए ये वक्त है पाकिस्तान में इस सेक्टर को ग्रो करने का। हो रहा है नहीं उसमें कुछ Exactly. परसेंटेज बढ़े जी नहीं बढ़ा? बिल्कुल, अब असरात आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। हम हमेशा कहते थे कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो रेमिटेंस की सूरत में आती है ना, जिसको हम क्लेम करते हैं कि $35 मिलियन, $35 अरब या $30 अरब, उसमें हमारा ये मानना है कि 40% हमारे सेक्टर में आता है। तो इतना पोटेंशियल है इस शहर में, इस मुल्क में, कि हम अगर थोड़ा सा, हम अभी एक किसी थिंक टैंक पे बात कर रहे थे कमेटी के हवाले से कि एक इंतजामी कमेटी बना दी जाए जो बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन दे, उनको ईज टू डूइंग बिजनेस के लिए एक ऐसी कमेटी हो जो हम समझते हैं कि हाई लेवल पे उसको कमांड मिले। और ये जो मौका है, क्योंकि देखिए जो चीज होनी है इंशाल्लाह वो तो हो जाएगी, लेकिन इसके बाद की जो अपॉर्चुनिटी है, अगर हमने अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक ना किया, हमने जो ये मैं कहना चाह रहा हूं। एग्जैक्टली यही कहता हूं, अगर हमने ठीक ना किया, अगर हमने बायलॉज में स्टेबिलिटी नहीं दी, या वो प्रोटेक्शन या वो फील नहीं दिया उनको, जिसको आपने भी कोट किया कि सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो मैं इस पे पहले भी मुझे इख्तलाफ था कि ये अल्लाह ताला की बादशाहत है। ठीक है, कोई इंसान कहीं भी दावा नहीं कर सकता, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो वो शहर भी महफूज रहता है, वो बिल्कुल इंसान की जिंदगी भी महफूज रहती है। इसी तरह हम हमेशा कहते हैं कि देखें आज वक्त है, अच्छा है मुझे आपके चैनल की तवज्जो से बात करने का मौका मिला कि ये जो 2-3 महीने जो है ना ये बड़े अहम है। इसमें हमें कुछ प्रेजेंटेशंस बनानी चाहिए उन लोगों को मुतवज्जो करने के लिए जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो बाहर हैं। यानी मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा जो ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, मैं उन ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करता हूँ जिनको आना इसी मुल्क में है। भाई उन्होंने दफन होने के लिए इसी मुल्क में आना होता है। तो उनको ये एतमाद दिलाना, ये एतमाद दिलाने का टाइम है, और उनको इस तरफ रागिब करना। लेकिन सबसे पहले हमने लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाली, देखिए अच्छा है अभी ऐसा कोई, मैं समझता हूँ कि शहर में इंसिडेंट नहीं है, लेकिन मुल्क में इंसिडेंट नहीं है। जो चीजें हो रही थी उनके अगेंस्ट स्ट्राइक की गई, और देखें खामोशी हो गई, क्योंकि जब जो सरप्रस्त होते हैं ना, उनको जब शटअप कॉल मिलती है ना, तो नीचे सारी चीजें। मैं आपकी बात समझ गया, मैंने ख्याल में आवाम भी समझ गए होंगे जो आप कहना चाह रहे हैं। जी एग्जैक्टली। जी इमरान साहब, ये माता जो बात की, आप लोगों की बड़ी शिकायतें थी कि जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, बताखोरी हो रही है, हाउसिंग इंडस्ट्री को FATF के बाद बड़ा नीचे कर दिया गया, और ज़मीनों की मतलब कि ख़रीद फरोख्त पे मसले मसाइल। अब आप मुझे बताइए कि क्या सूरत-हाल होगी, कि क्या पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी हाउसिंग इंडस्ट्री में बढ़ेंगी या वैसे ही रहेगा, जमूद रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया बिलाल साहब, थैंक यू, आपने मौका दिया। पाकिस्तान की हाउसिंग इंडस्ट्री और रियल इस्टेट के लिए बहुत अच्छा वक्त है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए रियल्टर ये बात कर सकता हूँ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उसकी कई एक वजूहात हैं, जिसमें से सबसे अहम तो ईरान अमेरिका की जो जंग थी, इसने बहुत से दोस्तों को नंगा भी किया, सामने भी आए, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसमें सरखरू है। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज्जत बख्शी, बेशक, ये आज तक हिस्ट्री में ऐसी इज्जत पाकिस्तान को आज कभी भी नहीं मिली। हकीकत। हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, तो देखें जैसे कि आसिफ भाई ने बात की कि लोगों को प्रमोट किया गया, लोगों को राग़िब किया गया, दूसरे मुल्कों में भगाया गया दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखें आज सब चीज़ें वाज़ेह हैं, और पाकिस्तान का ये जो पैसा गैर ममालिक में गया, और ये कई बिलियन डॉलर्स थे, नियर टू दाखिला ने कह देना कि $100 बिलियन, जी बिल्कुल, और ये तकरीबन इसमें 90% रियल एस्टेट में लगा है। हाँ। यानी कि ये बात आप याद रखें कि 90% रियल एस्टेट की मार्केट में लगा,
तो लोगों को समझ आ चुकी है। अब ये पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहेगा और पाकिस्तान की रियल इस्टेट की मार्केट में लगेगा और हमारे बिल्डर्स डेवलपर्स अपने मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। और देखें, दुनिया समझती है ताकत की ज़बान। जो लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर ना आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ना अपना पैसा लेके जा सकते हैं, ना आपका पैसा वहाँ पर महफूज है। और ये बात आज साबित हो चुकी है। और बात कर रहे हैं हम रियल इस्टेट सेक्टर की, तो गुज़िश्ता आपने देखा होगा 3, 4 या 6 माह से मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। रियल इस्टेट के प्राइस अच्छे जा रहे हैं। डिफेंस में आप देखें, जैसे फेज़ 8 है या डिफेंस की मार्केट है, तकरीबन डबल प्राइस हो चुकी है उसकी, आज से 1 साल जो पहले प्राइस थी। इसी तरह जो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी उसमें काफ़ी इन्हांस है। अच्छा। यानी कि तकरीबन जो प्रॉपर्टी आज से पहले 10 लाख रुपए पर गज़ थी, जैसे हम शाहरा फैसल की मिसाल दें तो तकरीबन 18 लाख पर गज़ हो चुकी है। 8 लाख रुपए बढ़ गया। जी जी बिल्कुल, कमर्शियल प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है। और इसी तरह एज ए रियल्टर, जैसे हम गुलशन इकबाल में काम करते हैं, गुलिस्तान जोहर में करते हैं और PCHS या स्कीम 33 में कर चुके हैं, तो यहाँ भी जेन्युइन बायर अब आना स्टार्ट हो चुका है। और ख़ुसूसी तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनका भी ट्रस्ट बहाल हुआ है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो पैसा भेज रहे हैं उनको भी समझ आ चुकी है कि हम दूसरे ममालिक में क्यों लगाएं, अपना पैसा अपने मुल्क में ही लेकर आएँ। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए, आइंदा के लिए न्यूज़ हैं। अब हमारा जो मुकाबला है वो हमसे है। हमने दुनिया में अपनी ताकत जो थी वो दिखाई, दुनिया के आबादी के लिहाज से और असले के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क को हमने मात दी, जो कि हमारा एक हमसाया भी है। अब हमें अपनी मैशियत को दुरुस्त करना है। मैशियत को दुरुस्त करने के लिए हमें अच्छे फ़ैसले लेने होंगे, सरमायाकारों का ट्रस्ट बहाल करना होगा और इनके लिए सरमाया दोस्त पॉलिसीज़ बनानी होंगी। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अभी रियल इस्टेट के लिए पैकेज का ऐलान किया, जिसमें ऐसा शख्स जिसके पास कोई घर नहीं है उसके लिए तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ रुपए का सरमाया वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। ये पंजाब के लिए है? नहीं, सारे पाकिस्तान के लिए सर, पूरे पाकिस्तान के लिए सब पाकिस्तान के लिए 5% कॉयबो रेट के ऊपर। और 125 गज का जो घर खरीदना चाहता है उसके लिए जो है तकरीबन इसमें 5 मिलियन 50 लाख रुपए तक। नहीं थी, इसमें सूद वगैरह का क्या सिलसिला होगा? 5% होगा कॉयबो रेट 10 ईयर्स के लिए। और ये सब पाकिस्तानी के लिए अवेलेबल है। और इस पैकेज को मजीद बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान में जो लोन दिया जाता है ना बैंक्स की तरफ से, बहुत कम शरह है। हालांकि दुनिया में आप देखें तो तकरीबन यूरोप में चले जाएं, दूसरे बैंक से सारा कर्जा हुकूमत उठा लेगी तो पब्लिक के लिए बचेगा क्या? नहीं, देखें पब्लिक को तो देना पड़ेगा ना। देखें, जब आपने मईशियत को बहाल करना है तो पब्लिक को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। और रियल इस्टेट ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान की सारी इकानमी को चला देगा। यानी कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जी 70 इंडस्ट्रीज़, कोई कहता है 56 इंडस्ट्रीज़। ये 70 या 56 की कैलकुलेशन ही नहीं है, ये 70% इंडस्ट्री की कैलकुलेशन है। पाकिस्तान की 70%, 70% इंडस्ट्री हमारी रियल इस्टेट के साथ मुंसलिक है। जब एक घर बनता है तो ये 70% इंडस्ट्री चलती है। और हम जो हैं इस वक्त हमारे पास 7 लाख घरों का हर साल हमें चाहिए और तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ से ऊपर घरों का शॉर्टफॉल है। ये अदादो शुमार ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान के हैं। तो आप यकीन करें, अगर ये 7 लाख इस मुल्क में घर बनना शुरू हो जाएं तो ये CPEC से बराए पाकिस्तान में इनकलाब साबित हो सकता है। और इसके लिए अब हमें मेहनत करना होगी। और आप सिर्फ अपने 2 सेक्टर अगर आपने ठीक तरीके से चला दिए, एक ज़राअत और एक रियल इस्टेट, यकीन करें आपके मुल्क की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेसिटी भी है, इस वक्त विल भी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी विल भी है। और अल्लाह पाक ने हमें फील्ड मार्शल की शक्ल में एक ऐसा शख्स दिया है जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस है और पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। इसके साथ साथ मैं 2 फैक्टर्स का जिक्र करूंगा, एक सऊदी अरब और एक कतर का। पाकिस्तान ने जो अभी सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया, हमारे उसके साथ ट्रस्ट डेफिसिट उस लेवल पे चला गया जो आज तक नहीं था। तो डिफेंस पैक्ट हुआ ना, डिफेंस पैक्ट के साथ और प्लस न्यूज़ ये है कि अब कतर के साथ भी हमारा मुआहदा होने जा रहा है। और सऊदी अरब और कतर का अमेरिका में 5000 अरब रुपया इन्वेस्ट है। अगर आपने
ट्रस्ट उनका बहाल किया और पाकिस्तान की पॉलिसीज दुरुस्त की, अगर उसमें से 10% $500 बिलियन भी आ गया तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। अभी रिसेंटली उन्होंने ऐलान किया कि ग्वादर में वो $10 बिलियन की जो रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं। खैर बातें नहीं है, अमली तौर पे है। ये गुज़िश्ता 2 साल से तो हम सुन रहे थे। सर देखिए, 1 साल में पाकिस्तान का जो हमारी दफाई एक्सपोर्ट्स थी वो $10 बिलियन से अबव हो चुकी है। जब तक आपने अपने फौजी नहीं भेजे उस वक्त तक उन्होंने आपको $3 नहीं दिया। सर देखिए, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमारा उनके साथ एक रिलेशन है, आज का नहीं है, वो 74 ईयर्स का रिलेशन है ना। ये मुस्लिम उम्मा, हमें ये इस उम्मा ने हमें सबसे ज्यादा नुकसान। देखिए, हमें खाना काबा और रोजा रसूल के लिए तो हर टाइम हमें अपने आप को पेश करना है। हम ना चाहते हुए भी हम हर मसले में उनके आएंगे और हमें आना भी पड़ेगा। मतलब कि आप जो बातें कर रहे हैं ये अज्यूम किया है, ये अभी ख्वाब है, अभी ख्वाब है, अभी हकीकत नहीं बना। देखें ख्वाब देखे बनेगा नहीं बनेगा। आसिफ साहब मुझे घूर के देख रहे हैं, यकीनी तौर पे ये सारे ख्वाब बनाने का काम है। ख्वाब देखे जाते हैं तो उसकी अमली शक्ल आती है। और हमारे साथ जो सबसे बड़ा हमारा सरमाया है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। जैसे कि आसिफ भाई ने जिक्र किया कि लास्ट ईयर $40 बिलियन से ऊपर पैसा जो है पाकिस्तान में ओवरसीज ने भेजा। अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ही अपनी तरफ राग़िब कर दें तो यकीन करें पाकिस्तान की तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जाता है इसलिए कि दीवान फखरुद्दीन साहब भी बड़ी देर से बैठे हैं, उनके बाद भी बहुत सारी बातें हम बात करेंगे। बात यह है, देखिए सिंपल सी बात यह है कि आप जब तक के ओवरसीज को इत्मीनान नहीं देंगे, ये सामने बैठे हुए हैं बहुत माजरत के साथ, सर हाथ जोड़ के मैं माफी मांगूंगा कि बिल्डर्स जो है 5 साल का वादा करते हैं, 10 साल तक फ्लैट नहीं देते हैं उनको। आप वो ज़मीनें खरीद के जाते हैं, उन पर कब्जा हो जाता है। तो कहना का मकसद नहीं है, इन सब चीज़ों को भी तो देखें ना, हमें अपने भी आमाल को दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल करना है सर, करेंगे। हमें अब ये करना है। और बहुत सारे हमारे अपने रियल एस्टेट में जो कि इन्वेस्टर को खरीद के देते हैं, जब वो मुझसे बाहर चला जाता है तो कब्जे भी वो खुद करवाते हैं। सर देखिए, पंजाब में बहुत बेहतरी आ चुकी है, वहाँ सारा रियल एस्टेट का रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है। इस्लामाबाद का डिजिटल, अब देखिए ये सिंध में भी किया था आसिफ भाई जब चेयरमैन आबाद थे, सिंध का सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड होने जा रहा था। और आबाद की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है वो सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इजलास था जिसमें सारे डिप्टी कमिश्नर्स उस वक्त मौजूद थे। और ये बात वहां पर की गई थी कि आप कराची का, सिंध का सारा निजाम डिजिटलाइज करें ताकि किसी की जमीन पे कोई कब्जा ना कर सके और हर चीज शफाफ हो। एक बात ऐड कर दूं इनकी, जल्दी से मुझे ये जिस मीटिंग का हवाला दिया ना वो मेरी चेयरमैनशिप में थी, जिसमें पूरा रेवेन्यू, सिंध का रेवेन्यू डिपार्टमेंट आबाद में था। और उन्होंने वहाँ अनाउंस किया मिनिस्टर साहब ने कि ऑनलाइन पोर्टल, जब यानी आपको मुख्तियार का, टप्पेदार, जो इश्यूज थे उससे जान छुड़ाने के लिए और वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल का पटवारी सिस्टम को खत्म करने के लिए इफ्तिताह किया आबाद में। मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, आबाद में उसका इफ्तिताह हुआ और वो इफ्तिताह सिर्फ इफ्तिताह तक रहा, उसके बाद आज तक कोई कुछ भी काम नहीं उसमें काम। चले जी, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं दीवान फखरुद्दीन साहब से अबाउट पाकिस्तान और यूएई की बिजनेस काउंसिल की चेयरमैन भी है तो उसके बाद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम देखते हैं, हम दोबारा हाजिर हैं। बात यह है कि वक्त में जाने से कबल मेरी 2 मेहमान जनाब आसिफ समसम और मेहमान साहब ने जो रियल्टर्स एसोसिएशन के साबिक़ सदर भी हैं और हमारे मुमताज़ बिल्डर जो समसम ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उसके ये रुहमा भी है। मैं ज़रा चलूँगा दीवान फखरुद्दीन साहब की तरफ। दीवान साहब, आपने 2000 की बातें सुन ली। जी बिल्कुल। हम वो खुशफहम कौम है, मैं माज़रत के साथ, हम वो खुशफहम कौम है जो कि खुद तो कुछ करना नहीं चाहते, पड़ोस में कोई वाक़या होता है तो हम कहते हैं बल्ले बल्ले अब हमारा ये हो जाएगा। मुझे याद है अच्छी तरह अफगानिस्तान में जब तालिबान आए थे, जब तालिबान ने वहाँ कब्जा कर लिया है तो हमारे सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे अब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, यानी कि हम कश्मीर आज़ाद नहीं करेंगे, तालिबान आके कराएंगे। आज वो तालिबान आपके ही दुश्मन बन गए। आज ये सीज़ फायर का चक्कर चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि आप तो चूंकि यूएई में भी रहे काफ़ी अर्से और यहाँ भी रहे, क्या गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान को फिर टिश्यू पेपर की तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं कि जब ये मामला हल हो जाएगा उसके बाद पाकिस्तान को भूल जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे मधु किया है बिलाल एहसन साहब। देखिए आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए दुबई इज़ अ वेरी ग्लोबल कंट्रीज जिस तरह आपको पता है, और मैं दुबई के साथ एक पूरा ग्लोबल पूरे दुनिया के 185 कंट्री लोग वहाँ रहते हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत। अच्छा, आपका सेक्टर क्या है? बिजनेस, ये प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं, मेरा बिजनेस से मुराद क्या? ट्रेडिंग यानी इज मैन्युफैक्चरिंग। मेरी फैक्ट्रीज भी हैं यूएई में भी और कराची में भी। तो मैं समझता हूँ दुबई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज। लाइक देखिए ये चैलेंजेस उनके पास 2008 में भी डिफॉल्ट कर गया था, सबसे पहले उन्होंने रिस्ट्रेन किया। फिर दूसरा मैं आपको बताऊँ, ये पेंडेमिक सिचुएशन आई थी
पूरी दुनिया में सबसे पहले दुबई ने इसको रिवैम्प किया, अगर आप समझ देते हैं तो देखिए ये चीजें बड़ी प्लानिंग, और दुबई के पास इस पर बड़ी बड़ी कैपेसिटी है वो अपने आप को बहुत जल्दी रिस्ट्रेन करने की। तो और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है जो हमारे दोनों भाइयों ने बताई थी आसिफ साहब ने, हमें यहाँ जो चैलेंज है लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ इकोनॉमी, टैक्सेशन, रूल्स रेगुलेशंस, लॉ एंड ये सारे प्रॉब्लम तो इंडिया में, हाँ हमारे ये स्टेट में करप्शन इससे बढ़कर इंडिया में मैं समझता हूँ उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आया है। मुझे कल भी हमारे फेडरेशन में आया था, कोई पर्ची की बातें हो रही थी, रियल एस्टेट सेक्टर से कंप्लेन आई थी। तो आज यही बहुत हो रहा है कि इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह पाकिस्तान ने अभी जिसको रिवैम्प किया हुआ है आफ्टर ये जो पाकिस्तान की जो सालिसी किरदार रहा, ज़रबे हक, फिर उसके बाद दूसरा इन्होंने एक हाँ, और ये फिर अफगान के बाद फिर ये जो तीसरा, जो मैं समझता हूँ पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम सालिसी के नाम पे उभर रहा है। और ये सही बता रहे हैं, इट इज़ द राइट टाइम टू टेक ऑफ। हमें आप चूंकि पार्ट यूएई बिजनेस काउंसिल के, तो जी आप क्या सजेशन देंगे? क्या दुबई से लोग भाग रहे हैं या दुबई से लोग सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं? सही सिचुएशन बताइए। जी मैं बताता हूँ, देखिए बिल्कुल, देखिए अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है दुबई में। हाँ, जो लोग चले गए, देखिए लोगों ने अपना पैसा पार्क कर दिया है, ला तो नहीं सकते, ये कि वो सप्लाई अब नहीं जाएगी, नेक्स्ट सप्लाई नहीं जाएगी, मगर लोगों का जो वहाँ पैसा है वो वहीं रहेगा, वो रहेगा। इवन अभी आपको पता है वहाँ के बैंकों ने काफ़ी इन्होंने कंप्लायंस कर दिए, जो भी विड्रॉ कराता है उसके साथ क्वेश्चनिंग होती है कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ मैं बताऊं कि और काफ़ी फैसिलिटेट भी कर रही है इस वक्त गवर्नमेंट, एक्सटेंशंस दे रही है कोई लोगों को, मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉट रियल एस्टेट। देखिए अभी इस वक्त दो चैलेंजेस हैं दुबई को, एक तो रियल एस्टेट और टूरिज्म, बाकी बिजनेस में ये अपना काम कर जाएंगे, बिलीव करें। मैं पिछले हफ्ते भी वहाँ था, मगर वहाँ इस तरह की पैनिक नहीं है इन टर्म्स ऑफ। पैनिक इसलिए नहीं है कि वो तो आपको वीडियो भी नहीं बनाने देते, वो ना सोशल मीडिया पर आप कोई बात दे सकते हैं। कितने लोगों को जुर्माने हो गए सिर्फ इस बात पे कि उनको दिखाना था कि यहाँ पर मिसाइल गिर गया, यहाँ पे तबाही आ गई। तो ये तो मतलब मेरा ये जमहूरी पसंद मुल्क की तो नहीं है, ये तो खिलाफत हो गई ना, बादशाह है। मगर ये अभी से नहीं है, डे वन से उनके है, डे वन से। लेकिन बात वही होती है कि आप कह रहे हैं कि हालात खराब नहीं हुए, तो हालात खराब कैसे होंगे जब आप वहाँ की नेगेटिविटी दिखाएंगे ही नहीं। बहरहाल आप कहते हैं, मगर मैं उनकी सिस्टम बताना चाह रहा हूँ। देखें बिजनेसमैनों को कितना प्रोटेक्शन दिया है। मुझे बताएं वहाँ पे आज हमारे तकरीबन 1500 पाकिस्तान बिजनेसमैन हैं वहाँ पे, तो वहाँ बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब आपको कभी भी, मैं जो रूल्स रेगुलेशन बताती, कभी कोई पर्ची, कोई ईमेल या ईमेल से आना है, बाकी कोई किसी किस्म की कोई कोई डिपार्टमेंट या कोई आपके पास नहीं, मैं अभी बात नहीं कर रहा। आसिफ समसन साहब, रहमान साहब ने और मैं भी ये बात कहता हूँ कि वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन और वहाँ की जो एक एटमॉस्फेयर, हुकूमत की पॉलिसी, उसने एक सेफ कंट्री बनाया ना, लोगों को एतमाद बना। लेकिन बात वही होती है ना कि सरमाया पार्ट वही होता है जहाँ अपने आप को महफूज समझे ना। अब यूएई को लोगों ने महफूज तो समझा, लेकिन जब ये ईरान के हवाले से जो मतलब कंट्रोवर्सी पैदा हुई, तो लोगों को अपनी जान जो है महफूज साबित नहीं हुई। और ये प्रोपेगेंडा करना कि पाकिस्तान अनसेफ है और यूएई जो है वो सेफ है, तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि पाकिस्तान ने तो अब बयान मरसूस में तो अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को बेड़ागर्द किया, बिल्कुल शिकस्त दी। आज यूएई अपना डिफेंस तो खुद नहीं कर सकता ना, बिल्कुल नहीं कर सकता ना। आप अमेरिकन के बेस पे बैठे हैं ना, इसराइली के बेस पे बैठे हैं ना। और फिर आप ये देखें कि वहाँ पर की जो बिजनेस है, वो बिजनेस जो है उसके लिए एक रूल्स और रेगुलेशन है। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर सपोज आप अपना बिजनेस पाकिस्तान लेना चाहें तो आर यू रेडी? इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ मैं दोबारा कहता हूँ लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ इकोनॉमी और वो रूल्स रेगुलेशन नहीं है जिसके लिए मैं और जिस तरह भी आपने बड़ा अच्छा कहा कि जी वो डिजिटल पे बात तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। आपने बड़ा अच्छा कहा जी 10 बिलियन गवादर पे हुए तो सही, मगर उन सब पेपर पर है, MOU है। एग्जैक्टली। अच्छा, दुबई इन चीज़ों पे, दुबई वेरी रियल एस्टेट। अब आप बताएं मुझे, अगर मेरे दोस्त आसिफ साहब हैं, उनके पास जितना पैसा है दुबई कहते हैं ले आओ, हम आपको इस रियल एस्टेट में वाइट करके दे देते हैं। लास्ट वीक मोहसिन नकवी साहब ब्लैक मनी वहीं जा रहा है, माइट भी पूरी, वो तो कहते हैं पैसा लेके आओ और आप अपनी सारा वाइट करें, आप भी ले जाओ ब्लैक मनी। अच्छा, अभी लास्ट वीक ही वजीर दाखिला साहब आए थे, नकवी साहब, उन्होंने कहा
अच्छा, मैं आपको बताऊं, दुबई इज द सेकंड लार्जेस्ट रेमिटेंस इन द वर्ल्ड हमारे पाकिस्तानी, सऊदी अरब के बाद। $600 मिलियन आता है हर महीने, बिल्कुल आता है, यानी 7.2 बिलियन डॉलर सिर्फ दुबई से आ रहा है। तो दुबई एक हमारे लिए एक अच्छी, एक तरह का हमारे लिए लेकिन आपका तो दुश्मन हो गया वो। आप तो इंडिया और इसराइल के साथ मिलकर BLA को सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, यकीन माने ऐसा नहीं है सर, दिस इज ट्रू। आज भी हमारे लोग, अगर वो दोस्त होता तो ड्यूरिंग द वॉर वो $3.2 बिलियन नहीं मांगता। नहीं, अच्छा चलें, आप ये बात करें, आपको पता है हमारा पोर्ट, अबू धाबी पोर्ट, ये DP, ये जो नया बैंक अल फलाह, अबराज, सारी इन्वेस्टमेंट UAE के हैं पाकिस्तान में। हमने जी गवादर में नहीं है इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे मुल्कों की, लेकिन आप ये देखें कि ये तो बात तो बिल्कुल तय हुई कि अभी मेरे ख्याल है कि पिछले हफ्ते की बात है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ फ़ोन किया था, उन्होंने तो फ़ोन भी उठाने की जहमत दोबारा ली। मुझे नहीं, इसमें नो कमेंट, बट मुझे अच्छा चलिए छोड़े। मेरा कहने का मतलब आसिफ भाई, आप जो बात कर रहे थे उसकी तो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी नहीं, इट्स टेक ए टाइम। देखें, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ ठीक है, लेकिन दुनिया जो है ना एक बहुत छोटे से पॉकेट में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल विलेज हो गई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है। हम डिनाई करें, हमारा कोई अपना इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन जो रियलिस्टिक बात यह है कि कोई भी मुल्क हो दुनिया का, UAE की बात नहीं कर रहे, जब भी अगर अनसर्टेनिटी होगी, जंग का हालात होंगे, इमरजेंसी होगी, तो उसमें मुतासिर होना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ। हाँ, दीवान साहब, इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है, ये जिनकी बात को ओन कर रहा हूँ। जी जी, कराची में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री थी ना जी, कराची में सबसे बड़ा था ना। कराची में जब बदअमनी फैली तो सारी इंडस्ट्री उठ के पंजाब चली गई। बिल्कुल ऐसा गई ना, तो इसका मतलब है सरमाया जहाँ महफूज नहीं होता वो मुंतकिल होता है। बिल्कुल सही कहा जी। तो मैं यही कह रहा था कि देखें, हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बिल्कुल हमारा जिस सेक्टर से ताल्लुक है, जिस इंडस्ट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 30 साल हो गए हैं, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, देखिए बिल्कुल सही, मुश्किलात भी देखी हैं, और ऐसे यहाँ नहीं दुनिया में देखी हैं कि 2008 में क्या हुआ दुबई का, जो फिर उसने उसको वापस उस पोजीशन में आने में कम से कम भी 12-13 साल लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने फौरी, जैसे कि भाई ने कहा कि फौरी उन्होंने जो है कंट्रोल किया। 2008 में जिस तरह प्रॉपर्टी के साथ, मतलब यूँ समझ लें कि जो एक रात पहले खरबपति थे वो रोड पे आ चुके थे। बिल्कुल सही। मैं खरबपति की बात कर रहा हूँ, मैं एक आम छोटे मोटे इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये नेचुरल बात है, इसमें हमारा कभी भी, हमारे मुल्क का या हमारी रियासत का कभी भी ये शेवा नहीं रहा कि वो किसी को डाउन करके अपने आप को अप करें। हमेशा मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में उन्होंने सरवाइव किया है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि देखें, जो जहाँ जिसको नुकसान होना था इकोनॉमी को, जो एक मैसेज जाना था सफेद सिटी के हवाले से, वो सारी चीज़ें अब खुल के सामने आ चुकी हैं। तो ये बात मैं बिल्कुल इनकी एग्री करता हूँ कि एक लोगों की तरफ से भी बात आ रही है कि अब सरमाया पाकिस्तान आएगा। तो सरमाया पाकिस्तान आने में ऐसे नहीं है कि वो इसलिए नहीं आएगा कि वो जो $1 अरब की या एक लाख डॉलर की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, तो वो इन्वेस्टमेंट हम समझते हैं कि 60-70 हज़ार पे जा चुकी है, और वो अभी उसको एग्जिट करने के लिए अगर वो सेल होगा तो वो कैश उसके हाथ में आएगा, तो वो मुंतकिल करने की बात कर सकता है। तो अभी तो एक समझे अभी तो स्टेटस को है, ठीक है, तो इसके लिए टाइम है। लेकिन हमारा फोकस, मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए कि कोई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अपना फोकस ये है कि कहना चाहिए कि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, हमें से गेन करना चाहिए। एग्जैक्टली, देखिए असल बात ये है, असल बात जो आपने की ना इस प्रोग्राम में भी, और मैं समझता हूँ उस पर और प्रोग्राम हमें करने चाहिए, गेन करना चाहिए। हम ऐसा क्या करने जाते हैं, हमने ऐसा क्या प्लान किया है कि हम जो कल जो देखें, एक प्रोजेक्ट में लॉन्च करता हूँ ना, तो लॉन्चिंग से पहले सारी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, एनिमेशन बनाता हूँ, जो उसकी हाइलाइट्स होती हैं, जो उसके जो उसका क्रिएटिविटी होती है, एग्जैक्टली वो सारी चीजें मैं पहले प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। तो हमें जरूरत है एक स्टेज पे कि देखिए, एक टीम तो काम कर रही है ये सारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के इश्यूज हैं, जो इंटरनेशनल मामला हैं, उसमें एक टीम को काम करना चाहिए इकोनॉमिक पे, और ये इबरत का निशान बनाना चाहिए 1-2 लोगों को इस हवाले से, ताकि फ्यूचर में इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा किसी भी मुल्क में कोई पाकिस्तान का लेके ना भागे। इसके लिए कानून होने चाहिए ना? नहीं, कानून तो है। और बल्कि मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है कि 2 बंदे उठा लो तो पता चल जाएगा, मुझे तो बहरहाल मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। देखिए, एक बात मुझे वजारत दाखिला में बड़ा अफसोस होता है कि इतने ज्यादा वसाइल होने के बावजूद आपको उन 2 बंदों के नाम नहीं पता।
तो कहने का मतलब है कि आपको 2 बंदों का नाम बताना चाहिए कि वो कौन है। आसिफ भाई, मुझसे बात ही नहीं है, बात ये सिंपल सा कि मेरा अपना जाती राय है, हम अभी तक सबक नहीं सीखे, सबक नहीं सीखे, और वो कहते हैं कि जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। तो मैं अब एक छोटे सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से पहले ये एक बहुत ही हसास टॉपिक है, और मेरा अपना ज़ाती राय है कि हम अपने मुल्क के मफाद के लिए हर उस टॉपिक को हम काम करेंगे जिससे कि हमारे मुल्क का फ़ायदा हो और हमारी नस्लें जो हैं ग्रो करें। आसिफ समसन साहब का अपनी एक थिंकिंग है, ठीक है, वो एग्रेसिव पाकिस्तानी है, वो ये चाहते हैं कि हुकूमत जो काम भी करे वो बहुत ही मतलब ये कि अचानक करे और जल्दी करे, रियासत के लिए करे, सियासत के लिए ना करे। ये बहुत अच्छी बात होगी। रहमान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको आज अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दुबई की हुकूमत कहती है कि आपको हम सारे टैक्सेस माफ़ करते हैं, आप दुबई में आके इन्वेस्ट करें, क्या करेंगे? देखें, बात वही आ गई कि ट्रस्ट डेफिसिट, इस वक्त दुबई की पोजीशन वो नहीं रही जो थी, मतलब कि 2 मिसाइल से कर गए। जी बिल्कुल, सामने आ गई हर चीज़। देखें, अब पाकिस्तान का इशू क्या है पहले ये देखना होगा, और हमें करना क्या है। इशू ये है कि एक तो हमें, जैसे कि आसिफ भाई ने भी जिक्र की, भाई ने भी जिक्र किया, कि हमें पॉलिसीज़ में तसलसल देना होगा। आप जो भी आप बरसों से सुन रहा हूं, जी सर, ये सुन के कान पक गए कि तसलसल। देखिए, अब ये सोचना, देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने है और हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने सोचना है कि अब आप जब तक आप पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं देंगे तब तक आपकी मैशियत नहीं चल सकती। और दूसरा, अरस्तू और अफलातून किस्म के जो हमारे मैशियतदान हैं, इनसे जान छुड़ाना होगी। और जो हकीकी जो प्लानिंग करने वाले, जो डेवलपमेंट के लिहाज से देखने वाले ऐसे स्किल्स पर्सन, ऐसे स्किल्स पर्सन को हमें अपॉइंट करना, पैदा ही नहीं हो रहा है, अपॉइंट करना पड़ेगा। और हमें अपने मसाइल अब खुद हल करना है। कोई भी बाहर से आके या ऊपर से नाजिल होके हमारे मसाइल नहीं हल कर सकता। और इसके लिए हमारे जितने डिक्टेट कर रहा ना भाई आपको, सर, वो हम मुख्ताज है ना, आपको मुख्ताजी खत्म करना होगी ना। यही तो हम बात कर रहे हैं कि अपने जितने बिजनेसमैन हैं, जितने बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके साथ बैठ के आपको पॉलिसीज़ बनाना है और उसका तसलसल बरकरार रखना है। और 1 साल के लिए नहीं, मुसलसिल आप कोई पॉलिसी बनाए तो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। महबूब साहब ने 5 साल पॉलिसी दी, जी बिल्कुल, 5 साल की पॉलिसी देनी होगी, जिसे कि नॉर्थ कोरिया ने आपका नकल किया, आज वो तरक्की कर और ये सोचना होगा कि अगर कोई पाकिस्तानी पैसा कमाता है तो वो बाहर क्यों लेके जाता है, उसकी वजूहात को तलाश करना होगा। और हमें अपने सरमायादार को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा कि आप अपना सरमाया अपने मुल्क में रखें और उसके सरमाए को भी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने बहुत आ चुकी हैं कि पाकिस्तान में जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको कहाँ से फ़ोन आ जाते हैं, उसके साथ क्या होता है। तो ये चीज़ें ख़त्म करनी होगी। मुझे तो बता देना, रियल एस्टेट में मिसाल सबसे पहले देखें, अब अगर बिल्डर बैठे हैं, चाहे वो फैक्ट्री बनाते हैं, पहले तो ज़मीन की ज़रूरत है ना। जी बिल्कुल, तो आप उनके प्रोवाइडर हैं सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट के बाद। आप मुझे बताइए कि इसमें जो सूरत कब्ज़ों की है, जो कब्ज़े हो रहे हैं, मेरे पास 2-3 दिन पहले सरजानी टाउन से भी लोग आए थे रियल्टर्स के कि उनके ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं और कब्ज़े करने वाले के नाम तक पता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो अभी क्या सूरत है? देखिए, कराची शहर का ये इशू है, आज से नहीं है, कई सालों से है। और जो हमारा बरसरे इक़्तिदार जो हुकूमत है वो तकरीबन नियर टू 17 ईयर्स से तो वही हुकूमत है। अब इसको ये सोचना है कि ये कब्ज़ा कब तक चलेगा, कब तक आप जो है ना लोगों को ऐसे ही लेकर चलेंगे। इसके खिलाफ आप पॉलिसीज़ बनाना होंगी, इसको ख़त्म करना होगा और ये करना ज़रूरी है। और इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर जो चीफ मार्शल साहब हैं उनको और इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना होगा कि भाई ये चीज़ अब कराची शहर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। ये 60% हम सिर्फ कराची की बात नहीं करते, हम तो ऑल ओवर पाकिस्तान की बात। सर देखिए, सबसे ज़्यादा मसला कराची में, और मैंने जैसे पंजाब का जिक्र किया, अब वहाँ डिजिटलाइज निज़ाम हो चुका है और वहाँ कब्जे का इशू काफ़ी हद तक हल हो चुका है। ये हमें अपने शहर में हल करना है और हमें सब ने मिलकर हल करना है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि हमारे जो पॉलिसी साथ या हुक्मरान हैं वो नेक नियत नहीं है। सर उसमें देखें, सबसे कुछ महकमे भी करप्ट हो चुके हैं, उनको भी ठीक करना होगा। और सर SBCA लगा लें, रेवेन्यू लगा दें, इन महकमों को भी ठीक करना है और यहाँ पर अच्छे स्किल्स पर्सन लेकर आना पड़ेंगे। मेरा अपना जाती राय है कि मिनहसल कौम हम सारे करप्ट हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आप सही कह रहे हैं, देखें बिल्कुल। और हमें जहाँ तक देखें, और हम ये चाहते हैं कि पैसे दो पे काम जल्दी हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे बिजनेसमैनों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। नहीं देखिए ना, मैं आपको जिस तरह बिजनेसमैनों को ऑन बोर्ड लिया जाता है लेकिन उनकी तजावीज को माना नहीं जाता। वही बात हो रही है। मेरे ख्याल आपकी भी मीटिंग होती है, आपकी भी मीटिंग होती है, चैम्बर की मीटिंग होती है, फेडरेशन की होती है,
और मेरा अपना जाती रहेगा, तजावीज़ मानी नहीं जाती, नहीं मानी जाती। इसीलिए हम कहते हैं लॉन्ग टर्म चार्टर ऑफ इकोनॉमी, गवर्नमेंट अपना काम करे, पॉलिटिक्स करे, मगर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इनको चाहिए कि 1 साल की एमनेस्टी मजीद दें, जैसे इमरान खान के दौर में दी थी? बिल्कुल देनी चाहिए। और मैं दूसरी आपको आप बताऊं, लोगों का मुतालबा है यूएई वालों का कि जनाब की अगर एमनेस्टी देते हैं तो वो अपना सरमाया पाकिस्तान लेकर आएंगे? अगर गवर्नमेंट देती है तो मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन है ना पाकिस्तान, जी, तो आपके पास तो ज्यादा देखिए मैं आपको मतलब अपॉर्चुनिटी होगी कि लोगों के मुतालबात होंगे। हाँ, आपको जो पैसा है ना, लोगों का पार्क हो गया है, जो आसिफ भाई ने भी कहा, पार्क हो गया है, मानता हूँ। अब वो $1 अरब आपने किया ना, जी, उसको मिलेंगे आपको $80 लाख मिल जाएंगे, मगर वो अभी तो नहीं मिलेंगे, 10-15 लाख की कमी होगी। लेकिन मेरा अपना दायरा है कि क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में यूएई दोबारा ग्रो करेगा? 101% करेगा, आप कहीं लिख लें। नॉट इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट, वो बिजनेस टाइकून है पूरा। आपको नहीं उसका दो ही इस मशरकी विस्तार में 2 बड़े पोर्ट है, एक सिंगापुर पोर्ट और जबल अली पोर्ट। देखिए मईशत का जबल अली पोर्ट को तो गवादर ने बिल्कुल हाँ, अब आप कहते हैं, मगर मैं समझता हूं इसकी वजह से यूएई नहीं चाहता कि ग्वादर जो है वो ग्रो करे। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, अभी जिस तरह से 50 दिन सिचुएशन में हमारे दोनों पोर्ट पे कंजेशन है जी, गवादर भी, मगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो तो अचानक आ गया ना, अचानक आ गया ना। अगर आप पहले से प्लानिंग करते तो कर सकते नहीं थी, अब वो अचानक आ गया ना, अचानक आ गया तो कंटेंसी तो आएगी। अब जो 8000 कंटेनर जो आपके पूरे साल में आते थे, वो आपके 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आ जाएंगे 8000, मगर हम नहीं कर पा रहे। ये चीज यूएई में है, वो आप जितना भी प्लानिंग कर रहा है ना, प्लानिंग आपके पास तो अचानक आ गया ना, एक जंग हुई, वो फौरन ये मसला आ गया। लेकिन ये बात तय है कि जबल अली के मुकाबले में गवादर अभी से ज्यादा कामयाब है। हाँ, अब देखें क्या होता है, हम उसको कैसे कैटर करते हैं, किस तरह इसको ऑपरेशन में लेके आते हैं। वो कैसे पाकिस्तानी आप चाहते हो कि पाकिस्तान में गवादर और कराची पोर्ट तरक्की करे, जबल अली या आपके दूसरे बंदरगाहों के? बिल्कुल करना चाहिए। मतलब ये यार ये तो नहीं कहते कि वहां आपके नमक खा रहे होते नहीं, नहीं ऐसा। देखिए मैं आपको बताऊं, ये SAPT भी तो अबू धाबी ने लिया हुआ है यहाँ पे हमारा पोर्ट पे। जी। है। मेरा सिर्फ कंसर्न है कि हमें लॉन्ग टर्म ऑफ पॉलिसी, इकोनॉमी, टैक्सेशन पॉलिसी, सबसे बड़ा सुपर टैक्स हमारे यहाँ। कोई बाहर का इन्वेस्टर आया, मुझे सिर्फ आप ये बताएं, मैं अपनी तो बात नहीं, आज अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स को दे ले, बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही है। देखा है, वो तो सियासी फैसला भी बहरहाल जो इंडिया से भी चली जाएगी ना, हाँ, इंडिया से भी बहुत चली गई, ट्रम्प के बाद के इंडिया से भी चली गई, तो कहना मतलब कि वो एक सियासी गेम। बिलाल एहसन साहब देखें, अगर ये 15,000 अरब का जो बजट है ना, उसमें 12,000 हम जिसे बिजनेसमैन देते हैं, कहने का कंसर्न ये कि आसिफ भाई भी ऑन बोर्ड लिया जाए बिजनेसमैनों को। टैक्स में तनख्वाहदार के बाद जो है ना सबसे ज्यादा टैक्स देता है बिल्डर। हम बिल्डर, हम इसको बिजनेसमैन ही कहेंगे। आप रजिस्ट्रार के पास चले, जो रजिस्ट्रेशन जो वगैरह जो होती है उसकी फीस देख लें, वो सारा हुकूमत पाकिस्तान के पास जाती है, SRB में जाती है, सारा कुछ जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे ताजिर 99.9% ईमानदार हैं, वो टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन कुछ करप्ट माहौल की वजह से वो थोड़ा सा मतलब ये कि खुद भी थोड़ा सा जो है करप्ट हो जाते हैं। आज भाई टाइम कम हो रहा है, मुझे बताइए कि पैगाम क्या देंगे आवाम को, हुकूमत को क्या देंगे, और क्या आपके नज़रिए के मुस्तकबिल हमारा कैसा होगा? जल्दी देखें, पैगाम तो ये है इस पाकिस्तान के लोगों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, कि 6 माह दें इस मुल्क को। इंशाअल्लाह ताला वो राइजिंग आप देखेंगे इस मुल्क की। और बशर्त ये कि जो हमने कुछ तजावीज़ तैयार की हैं, जिसमें हमने ये कहा है कि इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के लिए कोई सेल बनाया जाए, जिसमें इस किस्म के जो अनासिर हैं उनको फोकस किया जाए जो मायूसी फैलाते हैं, और 2-3 लोगों को इस तमाम इश्यूज में अगर इबरत का निशान बनाए ना, कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग करके लोगों में मायूसी फैला के और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, वो उनके एजेंडे भी जिस तरह बलूचिस्तान में एजेंडे सामने आ गए, यहाँ भी इनके एजेंडे सामने आ जाएंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि फौरी तौर पे उसको हम कहते हैं कि इमरजेंसी के उस पे जो है ना कोई ऐसा रिलीफ पैकेज जिसमें कि एमनेस्टी दिया जाए, सारे टैक्स माफ किए जाएं, 3 साल के लिए इस सेक्टर को, इस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक ऐसा पैकेज दिया जाए, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सारा कर्ज उतर जाएगा। जी रहमान साहब, आप क्या देंगे पैगाम? जी बिल्कुल, जैसे आसिफ भाई ने कहा, देखिए जैसी परफॉर्मेंस हमने डिफेंस में दिखाई है, अब ऐसी परफॉर्मेंस हमें मैशियत में दिखाना होगी, और मैशियत के लिए हमें काम करना होगा। इसमें हमें 3 शोबे देखने हैं। एक ज़राअत को हमने प्रमोट करना है, दूसरा रियल एस्टेट को प्रमोट करना है, और जिसमें रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री इस कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी है, और इसकी डेफिनेशन भी यही है
कि ए पीस ऑफ लैंड एंड ए कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑन इट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। और तीसरा हमें आईटी सेक्टर को प्रमोट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा विजन है। आपने पढ़ा ना कि वो कर्सर कंपनी को बच्चे ने जी जी, $60 बिलियन के लिए ऑफर हुई है। ये तीन मतलब हमारे यहाँ बड़े ज़हीन लोग लड़के, ये बच्चा इतना करीब है, मेरे बच्चे का क्लास फेल होता है। हाँ, मौका मिलने की जरूरत है, तो सिर्फ मौका मिलने की जी मौका इन 3 शोबों को हमें प्रमोट करना होगा। और अगर हमने इन 3 शोबों को प्रमोट कर दिया तो यकीन करें पाकिस्तान तरक्की की मंजिल तय करता है। आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और यूएई बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए? नहीं जी बिल्कुल आना चाहिए। और मैं कहता हूँ ख़ास तौर पर हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने बड़ा ट्रेमेंडस रोल अदा किया है जंग के बाद, पाकिस्तान सफारतकारी की सालिसी किरदार अदा किया। अब उनसे कहेंगे अब हमारे साथ एक ही बैठे एज ए मीशत, मार्का मीशत के लिए, जिसके लिए हम आगे चलें और पाकिस्तान को आगे लेके चलें। एज ए पाकिस्तान यूएई बिजनेस काउंसिल के आपने उनसे मुलाकात की कोशिश की, आपने मुतालबा किया जी 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 उन्होंने बल्कि हमें ये भी कहा कि आप ओवरसीज को अब लेके आए, हम उस पर सारी एग्जाम्पशन देने के लिए तैयार। ठीक है, थैंक यू सर, 3000 बहुत शुक्रिया। और एक बात प्लस कर दूं, यूएई भी हमारा दोस्त है, हमें बिगाड़ना नहीं है, उनके साथ चलना है हमने। बस मतलब कि दोस्त तो सारे हैं ना, अपने ही हमें हमने अपने हाथ से नहीं बिगाड़ना, उनके साथ चलना। जी जी बिल्कुल सही कह रहे, हमारे लोग वहाँ का नौकरी करते हैं, जब तक के वो वहाँ से निकाले ना जाए उस वक्त दोस्त नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए दुबई में आपको बताऊं, हमारे बड़े बरादराना, और अभी से नहीं 72 ईयर्स, 97 सर वो एक रात में खत्म हो गया ना, मगर नहीं होगा अब वो इसराइल और इंडिया के हमनवा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, 3000 का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक हसास मौजू है और बहुत इतना मौजू है कि हम सारी रात भी बैठे रहे तो शायद ये टॉपिक ख़त्म ना हो, लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अपनी इकनॉमी, मुआशी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान ने दफ़ाई तौर पर अपने को मनवाया है, मुआशी तौर पर मनवाया है। बहरहाल इसमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।